नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार से हताश और निराश विपक्ष सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं खड़ा कर पाने के नाकामी को छिपाने के लिए पिछले 9 वर्षों में वर्तमान सत्ताधारी दल के खिलाफ ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं खड़ा कर पाया जिससे यह विपक्ष संसद से लेकर सड़क पे सरकार को घेर सके, सीधे सीधे सरकार के ऊपर सीधा सीधा कोई आरोप लगा सके। उसमें पूरी तरह से विफल और असफल विपक्ष अब इस सरकार के खिलाफ अपने हताशा और निराशा का आखिरी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। जी हाँ, और यह ब्रह्मास्त्र इस सरकार के खिलाफ पहली बार नहीं छोड़ा गया है। इस सरकार के खिलाफ इस तरह का ब्रह्मास्त्र 2018 में भी छोड़ा गया था, लेकिन उस समय उसका क्या हाल हुआ था पूरे देश ने देखा था। लेकिन फिर से वही गलती इस बार भी देश का विपक्ष कर चुका है और इस बार भी इनके इस गलती का परिणाम क्या होगा यह निर्धारित है। फिर से ये बहुत ही बुरी तरीके से सदन के पटल पे मुंह की खाएंगे। जी हाँ, दरअसल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ देश का विपक्षी दल और उनके नेता अविश्वास प्रस्ताव लाया है। 2018 में भी इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव एक विपक्षी दल लाया था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ था? विपक्षी दलों के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे और इसके खिलाफ में 325 वोट पड़े थे। जी हाँ, लेकिन ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये आखिर लाते कब है, इसकी जरूरत कब पड़ता है? दरअसल इसका जरूरत ऐसे समय में पड़ता है जब देश के विपक्षी दल के नेताओं को ऐसा लगे कि जो वर्तमान सत्ताधारी दल है उसने सदन में अपना बहुमत खो दिया है या सदन में अपना विश्वास खो दिया है। दोनों का मतलब एक ही होता है और ऐसे समय पे देश का विपक्ष चाहे वो कोई भी हो वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है। अब तक देश में कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उस समय उनके अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कुल 62 वोट पड़े थे और इन अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ यानी नेहरू सरकार के समर्थन में 347 वोट पड़े थे। दरअसल जब भी सदन में सत्ताधारी दल के साथ अधिक संख्या में उनके सदस्य होते हैं और पूर्ण बहुमत का सरकार होता है तो विपक्षी दलों का इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं होता है। उस अविश्वास प्रस्ताव से सत्ताधारी दल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी देश का विपक्ष सिर्फ इसलिए इस तरह का नाटक करता है, नौटंकी करता है, क्योंकि उनको सत्ताधारी दल के द्वारा जो पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम होते हैं संसद के पटल पे रखने के लिए, जो पूर्ण निर्धारित प्रस्ताव होते हैं उसको किस तरह से लटकाया जाए, भटकाया जाए, अटकाया जाए, उन एजेंडे को सफल करने के लिए विपक्षी दल इस अविश्वास प्रस्ताव नामक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। इस समय भी सत्ताधारी देश का विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए ला रही है कि उनको किसी भी तरीके से वर्तमान का जो सत्ताधारी दल है, जो सरकार है, उनके द्वारा जो प्रस्तावित कुछ बिल और प्रस्ताव है उनको किसी भी तरीके से लटकाना है। और इसलिए पिछले 4-5 दिनों से देश के संसद में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा संसद ठप पड़ा हुआ है और सिर्फ देश के विपक्षी दलों के एक जीत पर, या जीत कह लीजिए या षड्यंत्र कह लीजिए, जिस तरीके से पिछले 2 संसद सत्रों के समय पे जब संसद सत्र चालू होने को होता है उससे ठीक 1-2 दिन पहले इस देश में इस तरह का कोई ज्वलंत मुद्दा क्रिएट किया जाता है जिससे संसद सत्र को पूरी तरह से बाधित करने का असफल प्रयास देश का विपक्षी करते हैं। दरअसल ये जो अविश्वास प्रस्ताव का जो प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत उनका विकल्प है और उस अनुच्छेद 75 के विकल्प के तहत संसद का सदस्य लोकसभा के सदस्य नियम 148 के तहत इस प्रस्ताव को
सदन के समक्ष रखता है, जिसको सदन की मंजूरी मिलने के बाद इस पर पूरे दिन का चर्चा होता है और उसी दिन शाम को इस पर वोटिंग होता है। और इस वोटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम होता है, क्योंकि अगर इस वोटिंग में सत्ताधारी दल अगर हार जाती है तो उस सत्ताधारी दल यानी सरकार को पूरे मंत्री परिषद के साथ बर्खास्त हो जाते हैं, या तो कहीं उनको बर्खास्त करना पड़ता है। एक तरह से वो सरकार खत्म हो जाती है, सरकार गिर जाता है। लेकिन इस समय जो ये विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाया है, इसका इस सरकार के गिरने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का जो परिणाम है पूर्व निर्धारित है। इस अविश्वास प्रस्ताव से वर्तमान के सरकार के ऊपर या सत्ता के ऊपर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव जो ये विपक्षी दल ला रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ला रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं है, वो देश के जनता को इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि पिछले 9 सालों से एक भी ऐसा मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा कर पाया जिसका आरोप सरकार के ऊपर सीधे सीधे लगता हो। और अपने उसी विफलता को छिपाने के लिए 2018 के भी चुनाव में इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का आड़ लिया था, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी 2023 में, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने 2018 में ही कहा था कि मैं आपके लिए दुआ करता हूं भगवान से कि आप इसी तरह से कार्य करते रहे, जिससे आपको 2023 में भी मेरे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और उनका वो भविष्यवाणी सत्य हुआ, और फिर से देश का विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया है। लेकिन दरअसल इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्षी दल और उनके नेताओं का तर्क यह है कि सरकार संसद में मणिपुर मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाह रही। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि सदन में देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, कानून मंत्री और खुद संसदीय कार्य प्रणाली के मंत्री, सभी लोग ये कह चुके हैं कि सरकार हर एक मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है। आप चर्चा कीजिए तो सही, लेकिन आप जानते हैं विपक्षी दल चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहा है? क्योंकि इनको पता है कि अगर ये अमित शाह के साथ चर्चा करेंगे, जबकि राइट उन्हीं का बनता है, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी अगर जो चर्चा होगा और जो सवाल उठाया जाएगा मणिपुर के मामले का, उस पर जवाब गृह मंत्री ही देंगे, क्योंकि वो गृह मंत्री के अधिकार क्षेत्र का ही मामला है, वो विषय गृह मंत्रालय का ही है। इस पे जवाब भी गृह मंत्री ही देंगे, प्रधानमंत्री भी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि गृह मंत्री नहीं देंगे, सारा जवाब प्रधानमंत्री ही देंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के समक्ष, अविश्वास प्रस्ताव के टाइम पे सदन में सभी मंत्री और जितने भी संसद सदस्य, जितने भी पार्टी का, सभी का मौजूद रहना अनिवार्य हो जाता है, खास करके सत्ताधारी दल का। इसलिए प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे, जिसके मांग के लिए, जिसके बयान के लिए ये देश का विपक्षी दल पिछले 5-6 दिनों का संसद की कार्यवाही को खत्म कर दिया, पूरी तरह से बेकार कर दिया संसद के समय को। इनकी मनोकामना नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इनका ये ब्रह्मास्त्र इनके ऊपर उल्टा पड़ेगा? और ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से सरकार के मंत्री और सरकार के सत्ताधारी दल के सांसदों को नरेंद्र मोदी जी ने 25 जुलाई को नई दिल्ली में अपने संसदीय दल की बैठक में संदेश दिया, जिस तरह से उन्होंने इन तथाकथित इंडिया विथ डॉट्स के सदस्यों के ऊपर हमला किया, उससे स्पष्ट हो गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आएंगे तो चर्चा सिर्फ मणिपुर का ही नहीं होगा, चर्चा पश्चिम बंगाल का भी होगा, चर्चा राजस्थान का भी होगा, चर्चा छत्तीसगढ़ का भी होगा और चर्चा बिहार का भी होगा, और चर्चा फिर उस कांग्रेसी काले कारनामे का भी होगा। ये जो मणिपुर के मुद्दे पे जो एक कांग्रेसी और देश का विपक्षी दल कूद रहा है, दरअसल मणिपुर में जो ये जातीय हिंसा है, ये सामुदायिक हिंसा, ये कोई आज 2023 में नहीं हुआ है। इसका उस मणिपुर का ये हिंसा वाला जो स्वरूप है वो आजादी से पहले से की है, और आजादी के बाद जिस तरह से कांग्रेसी
नेता और उनके प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया, जिस तरह से उन राज्यों के लोगों को जनजातियों के साथ सौतेलापन का आचरण किया, उससे व्यथित और क्रोधित होकर पूर्वोत्तर के राज्यों में और भी हालात खराब होते गए। 2014 के बाद से आप जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों को देख रहे हैं, आप उस पूर्वोत्तर के राज्यों को 2014 से पहले की जाकर देखिए, किस तरह से उस पूर्वोत्तर के राज्य से लेकर उसी पूर्वोत्तर के राज्यों में साल के 6-6, 8-8 महीने कर्फ्यू लगा रहता था और इंटरनेट नाम का तो कोई चीज था ही नहीं। जिस तरह का हिंसा अभी आपको तुरंत खबर के द्वारा मिलता है, 2014 से पहले इससे बड़े बड़े हिंसा हुए हैं। खास करके मणिपुर में जो कुकी, नागा और मैतेई समुदाय का जो झगड़ा है, यह तो आजादी से पहले से ही है, ये कोई नया नहीं है। और इसमें भी बहुत बड़ा हाथ कांग्रेसी नेताओं और उनकी कांग्रेस पार्टियों का है। जिस तरह से कांग्रेस और उनके नेता और उनकी सरकार इस देश में हिंदू विरोध का एक षड्यंत्र चलाया, उसी हिंदू विरोध का कारण है कि आज मणिपुर में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में कई सारे उग्रवादी संगठन इसी कांग्रेसी शासन काल में पैदा हुए। धार्मिक हिंसा के नाम पे, सामाजिक हिंसा के नाम पे अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग ग्रुपों में माओवादी संगठनों का जन्म हुआ। आज अगर कोई कह रहा है कि मणिपुर का जो समस्या ये कोई नया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने की बात कहा है, तो फिर वो बेईमानी कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, स्पष्ट उदाहरण आप जम्मू कश्मीर का ले लीजिए कि किस तरह से 2014 से पहले या 2019 से पहले तक उस जम्मू कश्मीर का हालात क्या था, जिस जम्मू कश्मीर में साल में 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक बंद रहता था, कर्फ्यू लगा रहता था, कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। व्यापार और चीज तो अलग दूर की बात है। इसी तरह का स्थिति पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी था। 2014 के बाद से तो बहुत हालात सुधरे हैं। आज वह असम, जहां उल्फा नाम का बहुत बड़ा आतंकवाद माओवादी संगठन था, जिससे शांति समझौता या सरकार के किसी भी प्रयास के तहत आज वो असम शांत है, उसी तरीके से पूर्वोत्तर का राज्य भी शांत था। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति का देन है कि आज मणिपुर में यह जातीय नरसंहार हो रहा है। वहां जो यह हिंसा हो रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के अति महत्वाकांक्षा का देन है। अल्पसंख्यक के नाम पे जिस तरीके से इस देश के कुछ समुदायों को विशेष सुविधा और विशेष पावर दिया गया, उस विशेष पावर और सुविधा का गलत उपयोग करके आज वही अल्पसंख्यक समुदाय अपने अपने तरीके से बहुसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित कर रहा है। उसी का देन है कि आज पूर्वोत्तर का राज्य इस तरह के हिंसा में झुलस रहा है, जो कि नई बात नहीं है। जो मणिपुर का मतई समुदाय है, उसका स्थिति मणिपुर में उसी तरीके से जिस तरीके से भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं का, क्योंकि मणिपुर का मतई समाज भी हिंदू ही है, लेकिन एक पहाड़ी इलाके में रहने वाला आदिवासी समुदाय का व्यक्ति का आज यह हालात सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू और सनातन धर्म को और परंपरा को मानते हैं। जिस तरीके से आज देश का बहुसंख्यक समान अधिकार के लिए अल्पसंख्यकों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, वही स्थिति मणिपुर में मतई समाज का है कि बहुसंख्यक होने के बाद भी उनके पास अल्पसंख्यक से कम अधिकार है, अल्पसंख्यक से कमतर उनका अधिकार है। मणिपुर में संख्या बल में अधिक है, लेकिन उनका जो संवैधानिक और कानूनी अधिकार है वो अल्पसंख्यक से कम है। और यही कारण है, सिर्फ समानता के अधिकार के लिए आज मतई समाज वर्षों से संघर्ष कर रहा है मणिपुर में, और उसी मांग का असर है कि मणिपुर में इस तरीके का हिंसा हो रहा है। दरअसल मणिपुर के हिंसा के आड़ में इस देश का कुछ तथाकथित अल्पसंख्यक समाज इस देश के बहुसंख्यक समाजों को एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि हम किसी भी कीमत पे नहीं झुकेंगे। अगर तुम्हें झुकना है तो झुको, वरना इसी हालात में रहोगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ मणिपुर का नहीं,
आप चाहे पश्चिम बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, इन तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से सर तन से जुदा का नारे लगा, वो क्या था? आज जिस यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिर्फ एक समाज, एक समुदाय विरोध कर रहा है, वो क्या है? यह उनके अति महत्वाकांक्षा और उनको जो वर्षों से स्पेशल पावर मिला हुआ है, स्पेशल जो उनको स्टेटस मिला हुआ था, उसका खुमार जो उनके दिमाग में है, उसका देन है कि वो ये सोचते हैं कि जो इस देश का दूसरा समुदाय है, चाहे वो बेशक बहुसंख्यक है, लेकिन वह मेरे सामने बराबरी का अधिकार नहीं रखता है, वो मेरे से कमतर है, उनकी स्टेटस मेरे बराबर की स्टेटस नहीं है और ना ही ये कभी हो सकता है। यही कारण है, सिर्फ सम्मान अधिकार की लड़ाई का वजह है कि आज मणिपुर में यह जातीय हिंसा 2-3 महीनों से हो रही है। लेकिन अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है और उनको ऐसा लग रहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरकार बैकफुट पे चली जाएगी, तो वो जिस समय सदन में इस पे चर्चा होगा और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह खुलेगा, तो फिर आप देखिएगा कि सिर्फ मणिपुर पे ही कांग्रेसियों को मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा, उनको चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा कि उस पानी में डूब कर वो मरे। इतने काले कारनामे, इतना काला इतिहास है कांग्रेस का इस देश के इतिहास में, उनको अपना चेहरा दिखाने में भी शर्म आएगा। क्या कारण है जो कांग्रेस आज मणिपुर पे सवाल उठा रही है? वो कांग्रेस इस देश में सबसे लंबे समय तक राज किया, लेकिन क्या कारण है कि वो कांग्रेस और उनके सत्ताधारी सरकारें पूर्वोत्तर के राज्यों से ये जातीय हिंसा का दौर को खत्म नहीं कर पाया, इस जातीय हिंसा के ऊपर रोक नहीं लगा पाया, उसको पूर्वोत्तर के राज्यों में जो उग्रवाद का प्रचलन था उसको समाप्त नहीं कर पाया। आज वो किस अधिकार से, किस नैतिकता के अधिकार से वो सवाल उठा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के अंदर नैतिक बल है पूर्वोत्तर के समस्याओं को उठाने के लिए? जब आपके पास समय था, आपका जब शासन था, आप सत्ता में थे, तो आप कुछ कर नहीं पाए, आप उस समस्या को खत्म नहीं कर पाए, और जब विपक्ष में आपकी हैसियत कुछ भी नहीं है, तो आप झूठ का नौटंकी कर रहे हैं। आप देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत गंभीर है। अगर आप गंभीर होते तो आज जो समस्या मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम में जो होता रहा है, यह समस्या आजादी के तुरंत बाद ही खत्म हो गया होता। लेकिन नहीं, आपका नैतिक बल कभी इतना मजबूत ही नहीं हुआ। किसी भी कांग्रेसी नेताओं का, किसी भी कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों का यह साहस ही नहीं हुआ कि वह पूर्वोत्तर समेत जम्मू कश्मीर के मसलों को निपटा सके, उनको खत्म कर सके, जिससे देश में शांति और प्रगति स्थापित हो, देश तरक्की करे। और जब आज इनका सब चीज खत्म हो गया, तो ये नाटक कर रहे हैं, अपने निकम्मेपन और नकारेपन को छुपाने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव का आड़ ले रहे हैं। लेकिन जब संसद में चर्चा होगा, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कांग्रेसियों को काले इतिहास का जब याद दिलवाएंगे, इस देश के लोगों को जब बताएंगे कि किस तरीके का कांग्रेसी इतिहास, काला इतिहास रहा है इस देश के हित में, तो फिर इनको कहीं मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा। फिर ये तिल मिलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी नेहरू के ऊपर हमला कर रहा है, इंदिरा के ऊपर हमला कर रहा है, राजीव के ऊपर हमला कर रहा है। क्यों नहीं करेगा? जो इस देश में इतने लंबे समय तक शासन किया, उस नकारे और निकम्मे शासक के समय में देश के ऐसे समस्या जो आजादी से पहले की समस्या थी, उसको भी अगर नहीं सुलझा पाया, तो उससे नकारा और निकम्मा शासक कौन हो सकता है? तो फिर उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठेगा? उठना चाहिए। इस देश के लोगों को जानने का अधिकार है कि इस देश के राजनीतिक इतिहास में कितने ऐसे नकारे और नाकाबिल प्रधानमंत्री हुए, जो प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए इस देश के किसी भी मूल समस्या को खत्म नहीं कर पाए, उनकी समाधान नहीं खोज पाए। तो अगर बात होगी तो दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो फिर मिर्ची नहीं लगना चाहिए, यह उम्मीद है। जब कांग्रेस के एक एक काला इतिहासों को, उनके एक एक काले कारनामों को जब गिन गिन कर बताएंगे सदन में, जब रिकॉर्ड पे वो चढ़ेगा, तब फिर देखिएगा कांग्रेसी किस तरह से बौखलाएंगे, किस तरह से इनकी होश उड़ जाएगा, जब ये अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए काले करतूतों के बारे में जानेंगे।
जब इस देश का लोग जानेंगे। तो इंतजार कीजिए अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा कब होती है, आज होती है या कल होती है, लेकिन जब भी होगी नंगा तो कांग्रेस ही होगा, इतना तो गारंटी है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।